पिछले कुछ दिनों से स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां बहुत याद आ रही थी। वो 2 महीने उस समय तो हंस खेली में निकल जाते थे, पर अब उसकी सही वैल्यू समझ आ रही है। और जैसा मेरा पिछला साल रहा था, मुझे एक ब्रेक चाहिए। सेल्फ डाउट, डर, फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की गलतियों से मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो इसी मच नीडेड ब्रेक के लिए मैं निकल जाता हूँ नेपाल, मेरे भैया की शादी के लिए। तो अब कल से मिलते हैं रोज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें होंगे मेरे एक्सपीरियंसेस, नेपाल के कल्चर और शादी, और ढेर सारी मस्ती और डीप रियलाइजेशन। फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं कल से। तो अपने नेपाल की इस यात्रा के लिए मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ मेरा फर्स्ट व्लॉग एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा। बट इसे बुलाते हुए मैं निकल जाता हूँ प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मेरी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस मेरा इंतजार कर रही थी। और मेरी अलॉटेड सीट देखकर तो मैं तो बहुत खुश हो रहा था। एसी बर्थ की साइड वाली सीट, वो भी अकेले। बट फिर कुछ लोग आ जाते हैं। पर मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। बट इस एक्साइटमेंट का मैं करूँ क्या? तो थोड़ा सोचने के बाद मैं पानी पी लेता हूँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद मैं डायरी एंट्री कर लेता हूँ। हाँ, ये सुंदर सी डायरी। फिर ट्रेन की चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। दीदी ने सफर के लिए खाना पैक कर दिया था, तो वो खाने लग जाता हूँ। फिर थोड़ा ऐसे अखरंगी बच्चे और को पैसेंजर देखने के बाद आई डिसाइड कि मैं सो जाता। लेकिन फिर जैसे ही सोने जाता हूँ, ये भाई साहब आ जाते हैं। बट मेरी टिकट पकड़ना पाऊंगा। बट फिर वो होता है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। कल बताऊंगा। तो मस्त अपनी साइड वाली सीट एंजॉय करते नजारे दे मैं नेपाल जा रहा होता हूँ कि तभी ये भैया आ जाते हैं। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ। असल में मेरी सीट ऊपर वाली है और इनके आते ही मुझे ऊपर जाना पड़ता है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती है दुनिया। लेकिन ये भैया बहुत अच्छे। भैया फौज में है और ड्यूटी पर जा रहे हैं। भैया ने खुद से मुझे नीचे बुलाया और कहा कि नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं, नीचे आ जा। फिर उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई और फिर खीरे भी खरीद के दिया कि भैया खा लेना तुम। भैया ने सफ़र को लेकर मेरा एक डर मिटा दिया कि सफ़र में बुरे लोग मिलते हैं। लेकिन भैया बहुत अच्छे थे और आसपास के लोग भी अच्छे थे, बच्चे भी अच्छे लोग। फिर शाम को ढलता सूरज देख मैं डिनर करके सो जाता हूँ, क्योंकि कल मैं पहुँचूंगा अपने डेस्टिनेशन पे और होगी सफ़र की असली शुरुआत। तो अपने 24 घंटे की एक्साइटिंग और टायरिंग जर्नी को पूरा करके मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता हूं। फिर स्टेशन से बस लेकर सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं आगे जाता हूं वहां जहां मेरे पापा और चाचा मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट। तो स्टेटस ये है कि हमको जहाँ उतरना था बस वाले ने वहाँ उतारा नहीं, तो अब मैं चल के जा रहा हूँ। ये एक भाई साहब मिले, इनके साथ में देखते हैं कहाँ जाना है। फाइनली हमको हमारे पापा और चाचा मिल गए। जैसे तैसे इधर उधर से मैं बस स्टैंड पहुँच जाता हूँ और अपने पापा और चाचा से मिलकर थोड़ा कुछ खाकर मैं निकल जाता हूँ अपने गाँव के लिए। 2008 में दिल्ली जाने के बाद मैं 2021 में एक बार गाँव आया तो था, पर यहाँ रुका नहीं। तो एक तरह से मैं 16 साल बाद अपने गाँव आया हूँ। मैं एक्साइटेड था गांव देखने के लिए और इमोशनल भी, क्योंकि मैं आज अपनी मम्मी को 4 महीने बाद देखूंगा। कितने दिन से नहीं सोए हो? 4-5 दिन से। आखिरी बार ठीक से कब सोए थे? पिछली बार जब अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद। बहुत गहरी नींद आई थी। 4 महीने बाद जब अपनी मम्मी से मिला तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ बाहर आने लगे थे। अभी कुछ दिनों से मुझे उनकी काफ़ी याद भी आ रही थी। मेरी मम्मी ने अपनी माँ होने का धर्म हर तरीके से निभाया। हम सब की माँ हमारे लिए अपनी हैसियत और अपनी समझ से बहुत ज़्यादा करती है। थोड़े इमोशनल हो गए थे दोनों, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मम्मी के हाथ का खाना खाकर और थोड़ा दुलार पाकर मैं सफ़र की थकान मिटाने सो जाता हूँ, क्योंकि वही शादी का घर है, काम बहुत होना है और ऊपर से मेरे घर का काम बाकी है। मिलते हैं कल। तो इस लंबी यात्रा के बाद मैं नेपाल पहुंचकर थोड़ी नींद लेकर फ्रेश हो जाता हूं, क्योंकि अब
मुझे अपने चाचा के साथ निकल जाना है घर के लिए दरवाजा लेने। हाँ, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड घर के लिए। तो मस्त ऑटो राइड लेकर ताजी हवा खाते हुए हम निकल जाते हैं ईटा भट्टा, जहाँ हमें सामान लेना है। ये बाइक राइड है या बाइक राइड ले रहा? हम इस बड़ी सी दुकान में आते हैं जहाँ हमें दरवाजे पसंद करने हैं, जिसमें से मोस्टली हमें पसंद नहीं आते। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक। भैया कहते हैं इसकी ना जलेगी, ना गीली होगी, ना टूटेगी, इसका सिर्फ काटा जा सकता है। गेट की बात कर रहा हूँ। खैर, कुछ सामान लेकर हम वापस आते हैं, लेकिन ऐसे वैसे वापस नहीं आते। इस ई रिक्शे को सही सीट बनाकर हम विराजमान होते हैं इसमें। वैसे इस ई रिक्शे को यहाँ टोटो कहते हैं। दरवाजे को नीचे बिछाकर मस्त दोस्तों को चिढ़ाते सनसेट देखते हुए हम घर वापस आ जाते हैं। और कल हम देखेंगे, वो मैं कल बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। तो अपनी नेपाल डायरीज की पहली सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे गांव का सनराइज देखना है। फिर थोड़ा ब्रश करते हुए गांव के नज़ारे देखते मैं इधर उधर खेत में घूम रहा होता हूँ कि तभी होता है सनराइज। इस खूबसूरत सनराइज को थोड़ा और पास से देखने मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, लेकिन तब मुझे दिखता है। मुझे याद है कि हमारे गांव में अक्सर हाथी आ जाते हैं, और यहाँ आने से पहले मुझे एक आंटी ने वार्न भी किया। लेकिन एक सेकंड, ये तो नकली है, जान में जान आई मेरे। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ इस नकली हाथी को देखने, जो कि सच में काफी असली और विशाल लग रहा था। दूर से देखकर तो पक्का डरना था। तो हाथी देखकर नाचते हुए मैं घर वापस आता हूँ, क्योंकि आज है बहुत खास दिन। आज है यहाँ की लोकल फुटबॉल लीग का फाइनल, जिसमें मेरा गांव फाइनल में पहुंचा है, और प्राइज मनी है पूरे 1 लाख रुपए। आज का दिन हमारे पूरे गांव के लिए बहुत खास है। खास सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज यहाँ वीकली मार्केट लगेगा, खास इसलिए भी क्योंकि आज यहाँ के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल। नेपाल से कई यंग लड़के इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं और सेवा में शहीद भी हो जाते हैं। उन्हीं में से एक कारगिल शहीद सुरेश थापा छेत्री जी की स्मृति में रखे गए इस दूसरे फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल है, जिसमें मेरा गांव बाहुंडागी और दूसरा पड़ोसी गांव काकरबिट्टा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे पूरे 1 लाख रुपए के प्राइज मनी के लिए। जहां एक तरफ मुझे अपना गांव एकदम सुनसान लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ इतने सारे लोग देखकर मैं तो सोच में पड़ जाता। फिर थोड़े ट्रेडिशनल डांस और नेशनल एंथम के बाद असली मैच शुरू। और एक बात तो पक्की है, मेरे गाँव की टीम दूसरे गाँव पर पूरी हावी है, क्योंकि पहले हाफ में लग जाता है अब गांव अपना, टीम अपनी, और इतनी बड़ी ऑडियंस भी अपनी है, तो गोल लगने पर जोश तो बहुत बनता है। लेकिन यहाँ मैं कर देता हूँ एक ब्लंडर। कल बताओ। तो जब इस शानदार मैच में मैं अपना फोन लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा होता हूँ, तभी होता है एक गोल, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना फोन अपने हाथ में ही रखा था। इतना बढ़िया गोल, इतना बढ़िया रिएक्शन और इतना जबरदस्त शोर, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, टैप ही नहीं किया मैंने। फिर हाफ टाइम पर डांस देखकर ये दुख थोड़ा कम तो होता है, पर ये दुख फिर बढ़ जाता है जब हाफ टाइम के सीधा बाद दूसरी टीम कर देती गोल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैच फिर बराबरी पे आ जाता है, होता है टेंशन का माहौल। आखिरी 5 मिनट बचे हैं और तभी हमारी टीम लगाती है गोल। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ आकर मुझे इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। मेरा क्या प्लान था और मुझे यहाँ क्या देखने को मिलता। हर हर महादेव। तो आज सुबह इन कबूतरों के साथ सनराइज देखकर हम निकल जाते हैं नदी में नहाने, जो वैसे अब एक नदी जैसी दिखती नहीं, लेकिन फिर भी हम एक साफ बहती स्ट्रीम ढूंढ ही लेते हैं, जहाँ पहले हम थोड़े कपड़े धोते हैं अपने, फिर हम रेडी हो जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के लिए इतना एक्साइटेड मैं तो कभी नहीं होता था। फिर बिना ट्राइपॉड के शूट करने की कोशिश में मेरा फोन गिर जाता है, बट फिर फोन उठाकर रिकॉर्डिंग में लगाकर हम नहाने लग जाते हैं। एक अलग ही सुकून है नदी की बहती धारा में नहाने का। पानी का फ्लो जब सर पर पड़ता है तो भीतर का शोर और सारी टेंशन वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। फिर इसके बाद मैं और मेरे चाचा निकल जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने, क्योंकि भैया की शादी में इनविटेशन देना। ये रोडीज का टास्क पूरा करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने कजन के घर, और प्लान बनता है कि क्यों ना इनविटेशन के बहाने थोड़ा घूम लिया जाए। सिलीगुड़ी के पास होने का एक फायदा तो है, दाएं देखो चाय बगान, बाएं देखो चाय बगान, इसकी का चाय। तो मस्त इन चाय बगान में हम घूम रहे होते और मजे कर रहे होते कि तभी एक चाची कहती है कि जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो यहाँ तेंदुए आते हैं, और कल रात को ही उनकी एक गाय जो चरने गई थी
वो तेंदुए की शिकार बन गई और एग्जैक्ट इस पॉइंट से बकरी उठाकर ले जाता। हम तो घर वापस आ गए, मिलते हैं कल। अपने नेपाल यात्रा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी में घूमकर और काम कर मेरी तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी है। थोड़ा सोकर रेस्ट करता हूँ और शाम को सनसेट देखने यार निकल जाता हूँ। आज कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं किया, तो आज आपसे अपनी दिल की बात शेयर करूँगा। मैं आया तो वैसे भैया की शादी और घर के कुछ काम के लिए था, लेकिन मेरे लिए ये छुट्टियाँ अपनी डेली लाइफ से एक मच नीडेड ब्रेक की तरह है। तो शाम को जब अकेले सनसेट देखने जाता हूँ तो कुछ ख्याल दिमाग में आते हैं। हम सब ने हमारी लाइफ को कुछ इस तरह डिज़ाइन कर लिया है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। और सवाल ये भी है कि ज़िंदगी को जीते कैसे, आखिर ये ज़िंदगी कैसी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने और शेयर करने के लिए ये पेज बनाया है। और अभी तक इतना समझ आया है कि ज़िंदगी को जीने से ही ज़िंदगी समझ आती है। जैसे इस सुंदर सनसेट में खुद के इंटरनल बैटल से हील होने बैठा तो समझ आया कि नेचर आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आपको सिर्फ असिस्ट करते हैं। हील आपको खुद होना पड़ेगा। योर हैप्पीनेस इज योर चॉइस एंड यू हैव टू चूज इट एट एनी कॉस्ट। तो आज फाइनली वन ऑफ माई कजन सिस्टर हैज अराइव्ड, तो उनको ये ओजी लोकेशन दिखाना तो बनता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि हमारे गांव में आज से एक मेला शुरू होने वाला है जो कि ऑसम होने वाला है। तो हम कैसे ना जाए? लेकिन ये क्या, ये तो खाली। तो फिर हम सैर पर निकल जाते हैं इस अंधेरे में। लेकिन जैसे ही रात होती है गाने की आवाज़ सुनकर हम फिर वापस आ जाते हैं। तो तब दिखता है ये रंगारंग कार्यक्रम। हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता कि उनका एक घर हो जिसे वो अपना घर बोल सके। सो फाइनली हमारा वो घर बन गया है। हाँ, अभी थोड़ा काम बाकी है, बट घर पर पूजा की तैयारी जोरों शोरों से है। सियाल रोटी भी बन रही है और पूजा की सामग्री सब तैयार है, बस इसकी कमी थी, यानी कजन्स की। चाहे कितनी भी थकान हो, कजन्स के आने के बाद खुशी अलग ही होती है। हाँ, ये नहीं। फिर शुरू हुई घर की पूजा। सच में बहुत पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी फील हुई मुझे। कुछ मेहनत वाले रस्म भी थे, बट कोई नहीं, इस लाख बत्ती की तरह सारी नेगेटिविटी भी जलकर राख हो गई। शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो ज्यादा पचता है। तो मेरे भैया ने तो हाथ पीले करके लड्डू खाने का फैसला कर लिया। तो शादी वाले इस घर में आज है रस्म कसार बटाने की, जिसमें चावल के आटे और गुड़ से ये लड्डू बनाए जाते हैं जो कि शादी में काम आते हैं। फिर खूब सारे नाच गान के बाद हल्दी की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद हल्दी निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन डांस थोड़ी रुकने वाला है। जाने से पहले Oh my god, your Nepali accent is so sexy. Say it again. फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं नेपाल आया और ये डायरीज स्टार्ट हुई। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया झटके मोटर कार। नहीं नहीं, ये तो नेपाली वेडिंग है।
तो अपने 7 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद भैया ने भाभी के माथे पर फाइनली सिंदूर डाल दिया है और ये बोझ उठाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो भाभी को हम घर ले आए हैं और हो गई है शादी संपन्न। लेकिन ये लास्ट वीडियो नहीं है, कल है पार्टी, मिलते हैं कल। तो कल के नेपाली कल्चर में शादी के बाद आज के दिन है भोज, जिसमें सारा गांव और रिलेटिव्स आते हैं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। पर इन्हें तो फोटोग्राफर्स से फुर्सत कहाँ। वैसे मैंने भी कुछ अच्छी वीडियोस बनाई हैं। दिनहरू दुःखका नआउला भन्दिन, तर कटाउने छु सबै सबै सँगै हाँसेर। बाचा भयो तिमीलाई मेरो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ इतना रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पैर में कील चुभ गई थी। लेकिन दूल्हा दुल्हन के डांस को कैसे छोड़ सकता हूँ। पता है पहली बार हमारे परिवार में ऐसा हुआ होगा कि लगभग पूरा खानदान साथ में किसी एक फंक्शन के लिए इकट्ठा हुआ है। तो सबको अलविदा बोलना इतना आसान नहीं था। मेरा ये पूरा सफ़र मुझे बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस और डीप मीनिंगफुल रियलाइजेशंस दे गया। पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा इस घर को बनते देखा और इसमें रहा, तो अब इस घर से जाने का मन नहीं करता। पर आखिर में यू हैव टू से सम हार्ट ब्रेकिंग गुड बाइज। पर मेरे अभी और सफ़र बाकी है, अभी और बातें बाकी हैं, अभी और एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर करने। जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।